माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी के जो हमारे पास में फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसको रिवाइज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें देखना है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की कैसे क्या स्टेट थी। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, बिल्कुल स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी थी। हमारे पास में डोमिनेंस था एग्रीकल्चर सेक्टर का, हम इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। अर्बनाइजेशन बिल्कुल नहीं था, मतलब बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, बहुत कम लोग अर्बन एरियाज के अंदर रहते थे। उसके अलावा हम लोग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं थी। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो भी काफी हद तक खराब हो चुका था। मतलब हम लोग क्या करने लगे थे, हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे सारा का सारा फिनिश गुड्स और हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल को। ठीक है, और हमारे पास में सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, मतलब हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिए थे। ठीक है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। इसके बाद में जब एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका क्या स्टेट था, जब ब्रिटिशर्स गए थे तो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे पास में आता है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थी। मतलब जो प्रोडक्शन मतलब टोटल आउटपुट जो हो रहा है और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो दोनों ही काफी ज्यादा कम था। ठीक है, दूसरा हमारे पास में आता है कि जमींदारी सिस्टम थी, मतलब एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जमींदार को अपॉइंट कर दिया था। वो क्या करेंगे, मतलब उनको ऑनर्स बना दिया और उनका काम क्या था कि जो फार्मर्स है उनसे क्या करे, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे एंड किसको दे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे। उनको तो सिर्फ एक फिक्स इनकम से मतलब था, इसलिए इसको हम परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। हमारे पास में 1793 के अंदर आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा था, जो जमींदार थे वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू चार्ज करने लगे थे और जो सरप्लस उनके पास बचता था वो उसको क्या करते थे, एंजॉय करते थे, ना कि उस सरप्लस को वो उसी लैंड के अंदर लगा के ताकि उसके अंदर और अच्छा प्रोडक्शन मिले, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर हमारे पास में इसके अंदर थर्ड चीज आती है कमर्शियलाइजेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। कमर्शियलाइजेशन ऑफ कैश क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया है कि मतलब यहाँ पे फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन हो रहा था। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फोर्स कर रही थी फार्मर्स को कि वो कैश क्रॉप्स ग्रो करें, ना कि फूड क्रॉप्स। अब वो क्यों फोर्स कर रही थी, क्योंकि उस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत थी। ठीक है, क्योंकि उनके कंट्री में वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, इसलिए उनको फोर्स किया जाता था। इसके अलावा हमारे पास में आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। मतलब जो लैंड होल्डिंग्स थी वो काफी ज्यादा छोटी थी। ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा ही आता था। इसके अलावा हमारे पास में आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इतनी ही फार्मिंग हो रही है, इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है कि सिर्फ फैमिली की नीड्स और फार्मर की फैमिली की नीड्स ही फुलफिल हो पा रही है, उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे आता है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल। मतलब जो गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, जमींदार और जो फार्मर्स थे उनके बीच में। दोनों ही लैंड के अंदर इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, फार्मर्स के पास में पैसा था नहीं और जमींदार पैसा लगाना नहीं चाह रहे थे, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा था, धीरे धीरे और ज्यादा प्रोडक्शन कम होता गया और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बैकवर्ड हो गया। उसके अंदर प्रोडक्शन जो था वो काफी ज्यादा कम होने लग गया। इसीलिए हमें जो बेसिक जो फूड बेस था उसको भी हमें क्या करना पड़ने लग गया, इंपोर्ट करने लग गए हम। ठीक है, इसके अलावा जब पार्टीशन हुआ था कंट्री का तो उस वक्त जो रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, जो हमारे पास में सिंध एरियाज है या फिर जो वेस्ट पंजाब है, वो किसके अंदर चला गया, पाकिस्तान के अंदर चला गया। और हमारे पास में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो टोटली रेन के ऊपर डिपेंडेंट था एंड रेन हमारे पास में अनसर्टेन था, तो इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं थी। ये हमारे पास में था स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर हमारे पास में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या हुआ था, सिस्टमेटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। मतलब कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रो ही नहीं होने दे रहे थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जितना भी जो सारा रॉ मटेरियल था उसको सारा का सारा क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करने लग गए, वो अपनी कंट्री के अंदर ले जाने लगे और जो वहां से फिनिश गुड्स बन के आ रहे हैं उनको यहाँ पे आके इंडिया के अंदर क्या करने लगे, वो सेल करने लगे। इंडिया को उन्होंने पोटेंशियल मार्केट बना दिया। ठीक है, ये उनका मोटिव था। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इसके बाद इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, इसके अंदर क्या हो गया, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो गई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए क्या करने लगे, जो हम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते थे उस पर बहुत ज्यादा हाई ड्यूटीज लगाने लगे, जिसकी वजह से वो कॉस्टलियर हो गया। अब अगर वो कॉस्टलियर हो गया है तो उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम होने लगी। ठीक है, और दूसरा वो क्या कर रहे थे कि जो फिनिश गुड्स बन के आ रहे थे, ठीक है, वहां से वो यहाँ पे ड्यूटी फ्री आने लगे तो वो सस्ते पड़ने लगे। तो जो इंडियन जो लोग थे वो भी क्या करने लगे, वो ब्रिटिश गुड्स ही खरीदने लगे। ठीक है, क्योंकि वो चीप पड़ रहे थे, वो मशीन मेड थे तो उनकी फिनिशिंग अच्छी थी और वो थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की तरफ भी शिफ्ट होने लगे। तो इसके चलते क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे, जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे हमारे, उसका इंटरनेशनल मार्केट भी खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया एंड जो इंडियन मार्केट था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमारे पास में देखने को मिलता है ब्लीक नोशनल ग्रोथ। मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोथ थी हमारे पास में। जैसे एक टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील, जो 1907 के अंदर सेटअप हुआ था। इसके अलावा हमारे पास में कुछ शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज हमारे पास में आ गई थी। ठीक है, पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट थी, ना के बराबर थी हमारे पास में। एंड जो ये इंडस्ट्रीज थी ये भी सब इन्फेंट स्टेज पे थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उनको कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप करे। उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये था कि इंडिया के अंदर किस तरीके से हम इंडिया को एक्सप्लोइट कर सके, यूज कर सके। ठीक है, ये
हमारे पास में इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेट था। अब हमारे पास में आता है फॉरेन ट्रेड। जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते थे, हैंडीक्राफ्ट, स्पाइसेस, इन सब का हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो हम क्या बन के रह गए, सिर्फ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब हम सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगे एंड फिनिश गुड्स को हम क्या करने लगे, इंपोर्ट करने लगे। इसके अंदर मोनोपोली आ गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। मोनोपोली कैसे, मतलब 50% से ज्यादा हम एक्सपोर्ट उन्हीं को ही कर रहे हैं, एंड जो थोड़ा बहुत और कर रहे थे वो चाइना, श्रीलंका, ईरान, यहाँ पे कुछ कंट्रीज में कर रहे थे। बट जब स्विस कैनाल आया 1869 के अंदर, तो उसके बाद में हम और ज्यादा क्या करने लगे, मतलब वो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें और ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे, क्योंकि अब उन्हें डायरेक्ट रूट मिल गया। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट सरप्लस हमारे पास में हुआ था, एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे पास में ज्यादा है इम्पोर्ट से। एक्सपोर्ट ज्यादा किसकी वजह से हुआ, जो हमने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया था उसकी वजह से हमारे पास में एक्सपोर्ट ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, अब जो एक्सपोर्ट यहाँ पे ज्यादा हुआ इसका मतलब पैसा आएगा कंट्री के अंदर, तो जो पैसा आया था वो किसको बेनिफिट करना चाहिए था, इंडियन डेवलपमेंट के अंदर लगना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पे लगाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और वॉर्स के अंदर उसको उस पैसे को लगाया था। ठीक है, इसीलिए हमारे पास में जो एक्सपोर्ट सरप्लस भी हुआ था वो किसको बेनिफिट किया, ब्रिटिशर्स को ही उसने बेनिफिट किया। अब हमारे पास में आता है कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। इनके अलावा हमें कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स भी देखने चाहिए। जो हमारे पास में बर्थ रेट और डेथ रेट थी वो दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थी। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में पॉवर्टी थी। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई थी। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, कितने बच्चे 1 साल की एज से पहले पर 1000 बच्चे, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि कितने थे 218, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास में हेल्थ फैसिलिटीज काफी ज्यादा कम थी, कमजोर थी। इसके अलावा आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, मतलब एज कितनी थी उस वक्त 32 ईयर्स ही हमारे पास में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, अभी 69 हो गई। यहाँ ये भी बताता है कि कितनी पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी। इसके अलावा जो लिटरेसी रेट थी वो काफी कम थी, फीमेल लिटरेसी रेट तो और कम थी, अराउंड 7% ही थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जेंडर बायसनेस भी बहुत ज्यादा थी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन भी इंडिया के अंदर उस वक्त बहुत ज्यादा होता था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कितने जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर के अंदर एंगेज है। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास में 72.7% पॉपुलेशन एंगेज थी, मतलब अराउंड 73%। इंडस्ट्रीज के अंदर 10.1% एंड जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर 17.2% पॉपुलेशन एंगेज थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास में जो हम डिपेंडेंट है वो किस पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में आता है रोड्स, रेलवेज, बैंकिंग फैसिलिटीज, ये सब डेवलप करना। एंड सोशल के अंदर हमारे पास में आता है हाउसेज बना देना, हाउसेज वाली जो फैसिलिटीज होगी, हेल्थ फैसिलिटीज होगी, एजुकेशन हो गया, ये सब हमारे पास में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था। वो उन्होंने क्या किया था, जैसे उन्होंने रोड्स बना दी थी, रेलवेज बना दी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हमारे पास में 1850 के अंदर हो गया था। फर्स्ट रेलवे जो चली थी वो 1853 के अंदर चली थी। ठीक है, तो उनकी वजह से हमें रोड्स, रेलवेज मिले। उन्होंने पोर्ट्स बना दिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम शुरू कर दिया। ये सब जो उन्होंने डेवलप किया ये किसके लिए कहते हैं, उन्होंने सिर्फ अपने लिए किया था ताकि उनका जो काम था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो और ज्यादा स्मूथ हो सके। ठीक है, रोड्स बन जाएगी तो इजीली वो जो बिल्कुल मतलब जो रूरल एरियाज है वहां तक भी वो क्या कर सकते हैं, अपना जो भी जो ब्रिटिश गुड्स है उनको वहां तक पहुंचा सकते हैं, इजीली उनका एक्सपोर्ट हो सकता है, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट कर सकते हैं वो फिनिश गुड्स का। इसलिए उन्होंने रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स को क्या किया था, डेवलप किया था। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने इतने साल राज किया, 200 साल अराउंड यहाँ पे राज किया, तो उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था। जैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, हमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, फिर हमारे पास में क्या आ गया, मनी आ गया। ठीक है, तो ये भी उनके आने के बाद में ही शुरू हुआ। इसके अलावा हमारे पास में पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है, मतलब किस तरीके से रूल करना होता है, ये भी हमें उनसे सीखने को मिला। जब फेमाइन्स अफेक्टेड एरियाज थे वहां पे अब हम भी रोड्स और रेलवेज के थ्रू वहां तक पहुंच सकते हैं, उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं फेमाइन अफेक्ट एरियाज को। इसके अलावा हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ कुछ हद तक, एंड एक तरीके से थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में आता है सेकंड चैप्टर के अंदर 5 ईयर प्लान। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या हो रहा है कि हम कुछ इस तरीके से पॉलिसीज बनाए कि हम जो भी टारगेट्स है उनको अचीव कर पाए। ठीक है, उसी के लिए हमने क्या किया था, इकोनॉमिक प्लानिंग की थी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमने क्या किया था, इकोनॉमिक प्लानिंग की थी। ठीक है, इसके अंदर हमने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था 1950 के अंदर, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। इसको डिसॉल्व कर दिया गया था नीति आयोग ने 2015 के अंदर, जनवरी 2015 के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया था। एंड यहाँ पे नीति आयोग ने क्या किया था, इसको रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद में हमारे पास में जो प्लानिंग कमीशन है इसके अंदर टोटल कितने प्लान्स बने थे, 5 ईयर प्लान, सिर्फ टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हमारे पास में बने थे। ठीक है,
5 ईयर प्लान कितने थे हमारे पास में? टोटल 12 5 ईयर प्लान हमारे पास में यहाँ पे बने थे। जो लास्ट प्लान बना था 2012 के अंदर बना था, 2012 से 2017 तक वो चला था, ठीक है। पर बीच में 2015 के अंदर फिर नीति आयोग आ गया था, ठीक है। अब हमारे पास में आता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम दोनों स्फीयर्स, इकोनॉमिक और सोशल, जो हमने यहाँ पे बात की थी, उन दोनों स्फीयर्स की हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। दूसरा होता है पर्सपेक्टिव प्लानिंग, जिसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बोलते हैं। जो लंबे टाइम की जो प्लानिंग होती है, 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर प्लान जो हमने बनाए थे वो इसके अंदर आ जाते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग के अंदर। अब हमारे पास आता है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी इंडिया के अंदर? क्योंकि इंडिया जो था वो काफी ज्यादा बैकवर्ड और स्टेगनेंट ग्रोथ हो रही थी इंडिया के अंदर, एंड सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ नहीं सकते और मार्केट फोर्सेस के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते। मार्केट फोर्सेस मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते, इसीलिए आगे आके गवर्नमेंट को आगे आके इन्वॉल्व होना ही पड़ा, ठीक है। इसीलिए प्लानिंग की जरूरत पड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि हमें एक किक की जरूरत थी, एक किक स्टार्ट की जरूरत थी, एक पुश की जरूरत थी, ठीक है। इसीलिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे हमारे पास पता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या आता है हमारे पास में? जैसे कोई भी इकोनॉमी है तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये तीनों डिसीजंस कौन ले रहा है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की इकोनॉमी है। जैसे अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है तो ये जो तीनों डिसीजंस होते हैं ये प्राइवेट सेक्टर लेता है, एंड जो प्राइसेस डिटरमाइन होती है वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होती है। उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं, ना कि कलेक्टिव इंटरेस्ट पे, ठीक है। इसके बाद में होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये जो सारे डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? ये गवर्नमेंट लेती है। उनका मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर उनका मोटिव होता है, मतलब कलेक्टिव इंटरेस्ट को वो ज्यादा देखते हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ध्यान देगी एंड कैपिटल इंटेंसिव थोड़े कम रहेंगे। उसके अंदर स्लो ग्रोथ, मतलब प्रोसेस जो होता है ग्रोथ का वो थोड़ा सा स्लो चलता है। लास्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया ने ऑप्ट किया था। उसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों ही, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर डिसीजंस लेते हैं एंड मार्केट फोर्सेस के थ्रू भी काम होता है। कुछ हद तक गवर्नमेंट भी अपना इंटरवेंशन रखती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया इकोनॉमिक सिस्टम। हमने क्या अपनाया था? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब हमारे पास में था गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जो प्लानिंग की थी उसके मेन गोल्स क्या थे? हमें एक एक 5 ईयर प्लान पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे पास में हमें मेन गोल्स याद रखने हैं। तो गोल हमारे पास में क्या थे? 4 गोल्स थे हमारे पास में। सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि जीडीपी के अंदर हमारे पास में ग्रोथ हो। अब ग्रोथ कैसे हो? या तो रिसोर्सेज बढ़ा दो या फिर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लेके आ जाओ, ठीक है। दो ही तरीके से प्रोडक्शन बढ़ सकता है। जीडीपी हम कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी इंटू प्राइस से। अब अगर हमें ये क्वांटिटी बढ़ानी है तो दो ही ऑप्शन है, या तो हम रिसोर्सेज बढ़ाएंगे या फिर हम क्या करेंगे? इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। जीडीपी हम ऐसे निकालते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ कैसे हो सकती है? या तो हम क्या करें? रिसोर्सेज बढ़ा दें या फिर हम टेक्नोलॉजी अच्छी ले, ठीक है। सेकंड हमारे पास में इसके अंदर आता है गोल्स ऑफ प्लानिंग के अंदर, सेकंड हमारे पास में आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही। अब मॉडर्नाइजेशन के चलते क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, पर बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है उसकी वजह से जॉबलेस ग्रोथ होने लगी। थर्ड हमारे पास में आता है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। रिलायंस का मतलब क्या हो गया? हम फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए, मतलब पैसों के लिए हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहे। एंड सेल्फ रिलायंस का मतलब हो गया जो एसेंशियल्स होते हैं, लाइफ एसेंशियल्स, उनके लिए हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आता है फोर्थ, वो आता है ग्रोथ विद इक्वेलिटी, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्विटी हो। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा बायसनेस ना हो पेमेंट्स के अंदर, मतलब ऐसा ना हो कि क्लर्क को बिल्कुल बहुत ही कम दिया जा रहा है, डॉक्टर को बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि इक्वल दो, इक्वल नहीं होता है, पर इक्विटेबल होना चाहिए कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोशल जस्टिस यहाँ पे होना चाहिए। ये हमारे पास में थे गोल्स ऑफ प्लानिंग। अब अचीवमेंट्स क्या क्या किए? देखो, इतने सब प्लानिंग किया, सब कुछ किया, तो कुछ अचीवमेंट्स तो हमने किया होगा। तो डेफिनेटली कुछ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ होगा, कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ होगा, हमारे पास में एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा होगा, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई होगी, फॉरेन ट्रेड हमारा इंप्रूव हो गया होगा। ये सारे हमारे पास में क्या आ जाएंगे? अचीवमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। जिनको भी हमने जो भी सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए वही सारे, उनके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था, वही हमारे पास में अचीवमेंट्स आ गए। इसके बाद में जो चैप्टर 3 है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या रिफॉर्म्स लेके आए? हमारे पास में 2 तरह के रिफॉर्म्स थे। एक तो थे लैंड रिफॉर्म्स, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास में क्या रिफॉर्म्स आए? एक तो जो इंटरमीडियरीज थे,
यहाँ पे हमारे पास में इंटरमीडिएरीज जो थे उनको अबॉलिश कर दिया। उसके चलते क्या हो गया, जो एक्सप्लॉयटेशन था वो बंद हो गया। ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या किया कि सीलिंग्स ले आए। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग की मैक्सिमम लैंड होल्डिंग कितनी ही रख सकते हो आप। ठीक है, उसके अंदर अगर मैक्सिमम होल्डिंग से ज्यादा आप रखते हो तो गवर्नमेंट वो लैंड होल्डिंग लेके दूसरों को दे देती है। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स होने लग गया, मतलब कि जो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी उसकी जगह उनको एक जगह कंसोलिडेट करके लैंड होल्डिंग्स प्रोवाइड करने लगे। और यहाँ पे क्या कर दिया था, रेगुलेशन ऑफ रेंट, मतलब कि आपका जो भी टोटल आउटपुट हो रहा है उसके 1/3 वैल्यू से ज्यादा आपको रेवेन्यू नहीं देना है। एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स है वो मिल जाएंगे, मिलके वो क्या करेंगे, अगर कोई चीज उन्हें कोई इनपुट लेके आना है, मतलब कोई भी चीज उनको परचेज करनी है, कोई ट्रैक्टर वगैरह, तो वो सब मिलके करेंगे तो उनके आपस में कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। अगर वो सेल करने भी जा रहे हैं तो वो सब मिलके करेंगे तो प्रोडक्शन उनका ज्यादा हो जाएगा, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ लैंड रिफॉर्म्स आए थे, लेकिन इसका पार्शियल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। पार्शियल इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो पूरी तरीके से अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि जो सीलिंग लिमिट थी कि मैक्सिमम आप इतना ही रख सकते हो, उसके अंदर क्या कर दिया था कि जो जमींदार से उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर। और उन जब तक वो कोर्ट के अंदर चल रहे तब तक उन्हें टाइम मिल गया कि वो इस जो सीलिंग एक्ट है इससे वो इवेड कर सके, मतलब इससे वो बच निकल सके। तो वो क्या करते थे, उन्होंने अपने जो लैंड होल्डिंग्स से जो सरप्लस लैंड होल्डिंग्स थी उसको उन्होंने क्लोज रिलेटिव्स के नाम रख दी। और दूसरा, जब जो ऑफिसर्स आते थे जो देखते थे कि यहाँ पे कल्टिवेटर्स कौन है, फार्मर्स कौन है, तो उस वक्त वो क्या करते थे, जो फार्मर्स थे, कल्टिवेटर्स थे, उनको वो एविक्ट कर देते थे एंड वो ऐसा दिखाते थे कि हम यहाँ पे क्या है, कल्टिवेटर्स है। तो इस तरीके से कुछ लैंड रिफॉर्म्स जो थे यहाँ पे हमारे पास में पार्शियल इंप्लीमेंटेशन हुआ, लेकिन फिर भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। फिर हमारे पास में आता है टेक्निकल रिफॉर्म्स। इसके अंदर हमारे पास में आता है गेन्स एंड लिमिटेशंस भी हम देखेंगे। सबसे पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर क्या आया था हमारे पास में, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन किस वजह से आया था, जो एचवाईवी टेक्नोलॉजी आई थी जिसके अंदर हमें क्या चाहिए, एचवाईवी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज। ये हमें 4 एलिमेंट्स चाहिए। ये कब आ गया था, 1966, 1967-68 के अंदर हमारे पास में ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था, जो प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया था एचवाईवी टेक्नोलॉजी की वजह से, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, अब इसके क्या गेन्स हमें देखने को मिले, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के गेन्स के अंदर हमारे पास में क्या आता है कि जो मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिला, राइज इन प्रोडक्शन हुआ, एकड़ एज जो थी हमारे पास में वो बढ़ गई, सब्सटेंशियल राइज इन एकड़ एज। अब एकड़ एज कैसे बढ़ी, क्योंकि अब फेलोइंग एलिमिनेट हो गया। फेलोइंग का मतलब क्या होता है, जब हम एक क्रॉप ग्रो करते हैं उसको हार्वेस्ट कर देते हैं तो दूसरी क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए लैंड को आइडल छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो हमने लैंड आइडल छोड़ी है उस टाइम में भी अब हम ग्रो कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में एचवाईवी टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये जो लैंड आइडल छोड़नी पड़ती थी अब वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो फेलोइंग को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब डबल क्रॉपिंग इजी हो गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें राइस देखने को मिला। इसके अलावा क्या हो गया था, जो फार्मर्स थे उनका आउटलुक चेंज हो गया। ठीक है, उनको लगने लगे कि हाँ एग्रीकल्चर के अंदर भी अर्निंग हो सकती है। तो अब देखो, जो भी फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन किया, तो अब प्रोडक्शन एचवाईवी सीड्स की वजह से ज्यादा होने लग गया। तो उनका जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, मतलब उनका जो फैमिली नीड्स थी उसको फुलफिल करने के बाद में जो भी सरप्लस बचता था वो उसको मार्केट के अंदर सेल कर देते थे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। उनका आउटलुक चेंज हो गया एंड गवर्नमेंट के पास में बफर स्टॉक भी बनने लग गया। बफर स्टॉक को गवर्नमेंट क्या करती थी, इन केस ऑफ इमरजेंसीज यूज करती थी, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, या फिर उसको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस के थ्रू, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, वो वहां पे क्या करती थी, प्रोवाइड कर देती थी। तो ये हमें कुछ गेन्स देखने को मिले। इसके अंदर लिमिटेशंस क्या रही है, लिमिटेशंस यहाँ पे रही है कि लिमिटेड प्रोडक्ट से देखने को मिले, जैसे राइस और व्हीट, इन्हीं दो के अंदर देखने को मिला। कैश क्रॉप्स के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा राइस हमें देखने को नहीं मिला। दूसरा, अनइवन स्प्रेड था, ऑल ओवर कंट्री के अंदर ये प्रॉपर तरीके से स्प्रेड नहीं हुआ था, मतलब कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा ग्रो कर गए थे, कुछ स्टेट्स काफी पीछे रह गए थे। इसके अलावा लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन थी यहाँ पे, मतलब जो फार्मिंग पॉपुलेशन है हमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिल गया, लेकिन हो क्या रहा था, जो 5% पॉपुलेशन है उनके पास 90% लैंड होल्डिंग्स है, और जो 95% जो पॉपुलेशन उनके पास में सिर्फ 10% लैंड होल्डिंग्स है। तो जो 5% जो रिच फार्मर्स है जिनके पास में ज्यादा लैंड होल्डिंग्स है, उनकी वजह से हमें रिजल्ट तो देखने को मिल गया, लेकिन ये फार्मिंग पॉपुलेशन तो हमारे पास में लिमिटेड ही रह गई, और इसकी वजह से इकोनॉमिक गैप भी बढ़ गया, जो इकोनॉमिक डिवाइड है वो भी बढ़ गया। मतलब जो रिच है वो और ज्यादा रिच होते गए क्योंकि उनके पास में इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया, एंड जो पुअर फार्मर्स थे वो और ज्यादा पुअर भी होने लग गए थे। ठीक है, ये जो हमारे पास में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था ये 2 फेजेस में आया था। एक हमारे पास में था मिड 60s से लेकर मिड 70s का जो फेज है, उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर सिर्फ 3 स्टेट्स के अंदर हमें अच्छा देखने को मिला। वो है हमारे पास में टैब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब, इन 3 में अच्छा देखने को मिला। यहाँ पे क्या इरिगेशन फैसिलिटीज इजीली उनको मिल जाती थी, इसीलिए इनके अंदर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। इसके बाद में जो मिड 70s 80s वाला जो टाइम था इसके अंदर क्या हुआ
कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको कम किया, सब्सिडीज प्रोवाइड करने लगी, ताकि और जो स्टेट्स है उनके अंदर भी हमें ग्रीन रिवोल्यूशन का रिजल्ट अच्छा देखने को मिले, HYV टेक्नोलॉजी का रिजल्ट अच्छा देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज रहती है, वो है सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है, वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं देनी चाहिए, उन लोगों का क्या पॉइंट है कि जो भी फार्मर्स है वो लोग क्या हो रहे हैं, बिल्कुल अभी बहुत ज्यादा पुअर फार्मर्स है, तो उनको अगर सब्सिडीज मिलेगी तो वो और ज्यादा ग्रो करेंगे, इनइक्वालिटी धीरे धीरे कम होगी। तो हमें सब्सिडीज बंद नहीं करनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सब्सिडीज है जिनके लिए है वो उनको मिल जाए। ठीक है, और जो बोलते हैं कि नहीं देनी चाहिए, वो क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स, मतलब जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती है और कोई और ही उसका फायदा उठा रहा है। ठीक है, और वेस्टफुल कंजम्पशन, और जब सब्सिडीज मिलती है, कोई चीज सस्ती मिलती है, तो उसका वेस्ट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास में पॉइंट कवर होता है। इसके बाद में हमारे पास में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आगे आके इन्वेस्ट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल था, मतलब कि लोगों के पास में पैसा नहीं था, और इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। एंड उतना ज्यादा पैसा जो हमारे पास में दो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस वक्त, टाटा और बिरला, उनके पास में इतना नहीं था कि वो पूरी कंट्री के लिए क्या कर इंडस्ट्रियल बेस बना दे, इसीलिए गवर्नमेंट को आगे आके इन्वेस्ट करना था। दूसरा, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। ये क्यों हो रहा था, अगर उनके पास पैसा था भी तो वो पैसा लगाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पैसा क्यों लगाएगा अगर उनको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, और मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है तो वो क्या प्रोडक्शन करेंगे, और मार्केट के अंदर डिमांड क्यों नहीं, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है। तो इसके चलते क्या हो रहा था ना, जो प्राइवेट सेक्टर थे वो आगे के इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए भी गवर्नमेंट को आगे के इन्वेस्ट करना था, और अगर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ देते तो वो अपना प्रॉफिट देखते, तो यहाँ पे सोशल जस्टिस नहीं हो पाता। तो 3 रीजन है, लैक ऑफ कैपिटल, लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट एंड ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। इसके चलते क्या हो रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर को आगे आके इन्वेस्ट करना पड़ा यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। इसके बाद में हमारे पास में पहले एक IPR आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, वो 1948 के अंदर आया था। उसके बाद में सेकंड जो आया था वो 1956 के अंदर आया था। इसके अंदर 3 चीजें थी, एक तो था 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, मतलब 3 शेड्यूल बना दिए थे। शेड्यूल A, B, C। ए के अंदर जो सारी इंडस्ट्रीज थी, कुछ 17 इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही थी, जिसके अंदर हमारे पास में डिफेंस आ गया, एटॉमिक आ गई, ये सारी चीजें उसके अंदर आ गई, रेलवेज वगैरह। फिर हमारे पास में शेड्यूल B जो है, जिसके अंदर 12 इंडस्ट्रीज थी, इसके अंदर प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन था, मतलब प्राइमरी रोल किसका था, गवर्नमेंट का था। एंड सेकेंडरी रोल पे हमारे पास में क्या थी, जो भी हमारे पास में जो सेकेंडरी रोल के अंदर प्राइवेट सेक्टर को उनको परमिशन मिल गई। एंड जो शेड्यूल C थी उसके अंदर रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज हमारे पास में आ गई थी। ठीक है, ये हमारे पास में 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन। इसके अलावा यहाँ पे क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ला दी। ये लाइसेंसिंग क्यों लेके आए थे, ताकि जो बैकवर्ड रीजन्स है उनके अंदर भी क्या कर सके, उनका भी ग्रोथ हो सके, क्योंकि वहां की जो लाइसेंसिंग थे वो इजी कर दी थी। ठीक है, ताकि वो एरियाज भी ग्रो कर दे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कंसेशंस भी लेके आए थे, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज नई नई सेटअप हो रही थी उनको कुछ कंसेशंस दिए गए, वो बैकवर्ड रीजन्स के अंदर सेटअप करते हैं, जैसे उनको टैक्स हॉलिडे दे दिया, उनको जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उनको कम रेट पे, कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करी। ये सब चीजें यहाँ पे वो लेके आए। ठीक है, इसके बाद में आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या किया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया कि कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया, कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया जो सिर्फ स्मॉल स्केल ही बना सकती है। अब क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, पहली चीज तो इसको डेवलप करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कार्वे कमेटी 1955 के अंदर। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नाम से पता चलता है, इसके फीचर्स क्या होंगे हमारे पास में। इसके अंदर पहली चीज तो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है ये, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज, इसके अंदर लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ये स्मॉल है तो ये कहीं पे भी लगाई जा सकती है। और तीसरे, यहाँ पे बहुत ही कम पैसों में काम हो जाता है, इक्विटी बहुत ही कम हमें चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, काफी हद तक बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसकी वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी ज्यादा हुआ था। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट है। यहाँ पे हमारे पास में क्या लिमिट है, जो टर्नओवर वो लेस देन 50 करोड़ होना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 10 करोड़ हमारे पास में होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास में आता है फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड को कैसे हमने इंप्रूव किया, क्या हुआ था, उसके लिए हम लेके आए थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम क्या रिफॉर्म लेके आए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, जो भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे अब हम उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किससे करेंगे सब्स्टिट्यूट, उन जो भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे उसका प्रोडक्शन हम इंडिया के अंदर ही शुरू कर दे, तो अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे वो क्या रहा था, जो भी हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे उसमें जो पैसा लग रहा था, उस फॉरेक्स रिजर्व्स को हम कुछ कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने में लगा लेंगे, मतलब उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लग जाएगा।
दूसरा, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हुई थी उनको हम इंटरनेशनल कंपटीशन से भी बचा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लेके आए थे हम, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेके आए थे। इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा दिए थे, कोटाज लगा दिए थे इंपोर्ट्स पे। ठीक है, ताकि लोग जल्दी से इंपोर्ट कर ही नहीं पाए। और दूसरा, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमने एक्सपोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं किया हमने, तो उसके चलते एक टाइम बाद में हमारे पास में जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो पूरी तरीके से खत्म होने लगे। ठीक है, अब इसके कुछ गुड और बैड इफेक्ट्स हमें देखना है इन रिफॉर्म्स के। जो रिफॉर्म्स है, गुड इफेक्ट्स के अंदर क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर हमें बहुत अच्छा देखने को मिला। ठीक है, बफर स्टॉक यहाँ पे मेंटेन हुआ। इंडस्ट्रीज के अंदर भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से यहाँ पे कंपटीशन कम हो गया। तो गुड इफेक्ट्स के अंदर तो है कि हमारे पास में जीडीपी ग्रोथ हुई, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हुआ, ये सब हुआ। लेकिन बैड इफेक्ट्स के अंदर क्या आ जाएगा, पहली चीज तो ये कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस ज्यादा थी। ठीक है, ये डोमिनेंस ज्यादा होने के चक्कर में मोनोपोली होने लग गई एक तरीके से। दूसरा, यहाँ पे क्या हो रहा था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से फॉरेन कंपटीशन, जो इंटरनेशनल कंपटीशन आता वो यहाँ पे नहीं मिल रहा था उनको, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो लोग भी बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी में या फिर वैसे इंप्रूव नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे, क्योंकि उनको किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं था, तो वो भी क्या कर रहे थे, क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं दे रहे थे। ठीक है, इसके अलावा क्या होने लगे, यहाँ पे हमारे पास में डेड सोशल वेट आने लगे। डेड सोशल वेट का मतलब होता है कि लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। जो हमारे पास में सोशल वेलफेयर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था, डेड सोशल वेट हो रहा था। जब भी हमारे पास में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनके अंदर काफी ज्यादा वो इनएफिशिएंसीज आ गई, करप्शन होने लगे, पिल्फरेजेस होने लगे, स्मॉल स्मॉल थेफ्ट्स वगैरह होने लगी। तो एक तरीके से वो काफी ज्यादा इनएफिशिएंट हो गए, लॉसेस बजाने लगे। ये सब हमारे पास में कुछ बैड इफेक्ट्स हमें इन रिफॉर्म्स के देखने को मिले। यहाँ पे हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। लास्ट चैप्टर हमारे पास में बचता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो है हमारे पास में एलपीजी 1991। सबसे पहली चीज तो प्रायर टू 1991 क्या स्टेट था, हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो चुके थे, हम गवर्नमेंट के पास में खर्चा करने के लिए नहीं था पैसा, फिस्कल डेफिसिट में आ गया था, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी होने लग गया था। तो इसके चलते क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो $7 बिलियन इसका लोन लेने के लिए गए। वो किसके पास में, आईएमएफ के पास में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में, आईबीआरडी के पास में वो गए। ठीक है, अब उन्होंने मना कर दिया। वो बोल रहे हैं कि हम ये आपको लोन तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप 3 कंडीशन हमारी फुलफिल करो। पहले ये कि जो भी ये जो आपके लाइसेंसिंग है, जो टैरिफ्स है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आप लगाते हो, इसको आपको लिबरल करना होगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो इतना मोनोपोली है उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा, वो यहाँ पे लेके आए कि जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, उसको आप ओपन इकोनॉमी बना दो कि फ्रीली यहाँ पे क्या कर सके, फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट कर सके। मतलब एक तरीके से एलपीजी जो है वो आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए एलपीजी जो था ना वो एक तरीके से कंपल्शन हो गया था हमारे लिए कि हमें अडॉप्ट करना ही पड़ा। ठीक है, अब हमारे पास में एलपीजी जो था उसने किसको रिप्लेस किया, एलक्यूपी को। एलक्यूपी का मतलब क्या होता है, लाइसेंसिंग, कोटास एंड परमिट्स। सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन को डिस्कस करें। इसके अंदर हमारे पास में 5 रिफॉर्म्स आए थे। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर क्या है, जो लाइसेंसिंग थी उसको खत्म कर दिया, अबोलिशन हो गया, कुछ में रख दिया एक्सेप्ट जैसे लीकर हो गया, सिगरेट्स हो गया, डिफेंस हो गया, तो इन सब में लाइसेंसिंग रख ली, बाकी काफी हद तक इसको इजी कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन हो गया पब्लिक सेक्टर का, मतलब पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज फिक्स थी, जो हमने शेड्यूल ABC देखे थे, उसमें से काफी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिल गई। उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज हमने रिजर्व कर दी थी स्मॉल स्केल के लिए, उनको भी डी रिजर्वेशन कर दिया। अब जो एक्सपेंशन के लिए भी पहले जो लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी उसकी अब जरूरत नहीं पड़ती है, आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो कैपिटल गुड्स को। ये सब चीजें हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर देखने को मिली। इसके बाद में आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर क्या हो गया था, जैसे जो आरबीआई है, आरबीआई पहले एज ए रेगुलेटर काम करता था, अब उसे एज ए फैसिलिटेटर बना दिया। ठीक है, मतलब पहले तो सब रेट्स आरबीआई बताता था, अभी मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया, आरबीआई सिर्फ सुपरवाइज करता है। इसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हमारे पास में स्टॉक मार्केट भी आता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कवर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आरबीआई का रोल चेंज किया, यही यहाँ पे हमारे पास में रिफॉर्म आया था। इसके बाद में टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि पहली चीज तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस से बहुत अच्छी रेवेन्यू होती है, पर गवर्नमेंट को हो ही नहीं देती, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था रेवेन्यू के अंदर। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्स रिफॉर्म्स लेके आया। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस बना दिए। ठीक है, ताकि टैक्स इवेजन कम हो सके, यही हमारे पास में टैक्स रिफॉर्म्स आए थे। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जिसका बर्डन पास ऑन नहीं हो सकता है, जिसके ऊपर लगेगा उसको ही पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बर्डन पास ऑन हो सकता है। फिर हमारे पास में आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स है। इसके अंदर हमारे पास में आया डीवैल्यूएशन किया। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज रेट जो है उसको बढ़ा दिया, जो हमारी वैल्यू है करेंसी की उसकी वैल्यू को कम कर दिया। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी तो सामने वाली कंट्रीज के लिए हमारी करेंसी चीप हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के अंदर आने लग जाएगा, इसलिए डीवैल्यूएशन कर दिया था।
इसके बाद में हमारी कंट्री के अंदर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, जिसके अंदर एक्सचेंज रेट किसकी वजह से डिटरमाइन होती है, मार्केट फोर्सेस की वजह से डिटरमाइन होती है, उसी को ही क्या कर लिया था, ऑप्ट कर लिया था। ये हमारे पास में डिवैल्यूएशन आया। लास्ट हमारे पास में आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, मतलब फ्रीली ट्रेड कर सके। फ्रीली ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी टैरिफ्स थे इंपोर्ट के ऊपर उसको हटाना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी टैरिफ्स थे, जो कोटास थे, मतलब फिक्स कर दिया कि आप इतनी क्वांटिटी भी मंगा सकते हो, उसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, काफी हद तक हर चीज को लिबरल करना पड़ेगा। वही हमारे पास में आ गया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसके चलते क्या हुआ, जैसे ये रिफॉर्म्स आए इसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गई, ये सब हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। यहाँ पे हमारा लिबरलाइजेशन खत्म होता है। अब हमारे पास में आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने जो सेक्टर्स है, जो भी गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उसको क्या करे, या तो आउटराइट सेल कर दे, मतलब सेल करके डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हो एक तरीके से, और किसको दे रही है, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रही है। या तो पूरा का पूरा सेल कर देती है, या फिर अपना कुछ परसेंट, जैसे 51 खुद के पास रख के 49 दे दिया, या फिर 49 रख के 51 सेल कर दिया, जिसके अंदर वो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कुछ अपने पास रख लेती है और कुछ ट्रांसफर कर देती। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। इसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने बोला कि गवर्नमेंट सेक्टर को आगे आके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये सब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, इसी की वजह से हमें इंडस्ट्रियल बेस भी मिला। लेकिन एक टाइम बाद में क्या होने लग गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बहुत ज्यादा करप्शन, इनएफिशिएंसीज ये सब बढ़ने लगी। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने जो नवरत्नाज है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, IRCTC हो गया, ये सब कुछ MTNL वगैरह, इनको रख के बाकी को क्या कर रही थी, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रही थी, मतलब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स को वो क्या कर रही थी, सेल कर रही थी। तो इसीलिए हमें क्या नीड हुई यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की। ठीक है, दूसरे यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी हो रही थी, तो प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से क्या हो गया, एफिशिएंसी अच्छी हो गई। लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे पहले, तो प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद में काफी ज्यादा कंज्यूमर सोवरेनिटी हमें देखने को मिली। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन जो हुआ उसका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला। जो लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग से वो प्रॉफिट बनाने लगी, प्रॉफिट के बाद में तो वो एक्सपेंशन भी करने लगे। ठीक है, तो ये सब कुछ प्राइवेटाइजेशन के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जो गेन्स तो हमने देख लिए, लेकिन क्या कुछ जो प्रॉब्लम्स आई थी, या फिर हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस थी, वो क्या आई थी। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है वो खत्म हो चुका था। कलेक्टिव इंटरेस्ट मतलब पब्लिक का फायदा जो देखते हैं वो यहाँ पे आप कोई नहीं देख रहा है। और दूसरा, क्योंकि हर चीज मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसका नाम है सिलसिला ट्रेजेडी। ठीक है, वो यहाँ पे इसी का क्या है, हमारे पास में ड्रॉबैक है। फिर हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बना देते हो। ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेटेजीज क्या क्या हमने ऑप्ट करी, तो हमारे पास में था कि हमने टैरिफ्स कम कर दिया, कोटास कम कर दिए, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मतलब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते, इस तरीके से पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी लेके आए। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी थी, मतलब लंबे टाइम के लिए हम इस पॉलिसी को लेके आए। एंड लास्ट हमारे पास में आता है जो इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो पहले से 40% ही थे, अब कुछ हद तक वो 51 हो गए, और कहीं कहीं पे वो 100% भी हो गए। ठीक है, ये सब कुछ स्ट्रेटेजीज हमने ग्लोबलाइजेशन के अंदर देखी। अब इसके बाद में लास्ट हमारे पास में जो टॉपिक बचता है वो गुड एंड बैड इफेक्ट। जो हमारे पास में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG, उसके क्या गुड और बैड इफेक्ट्स थे। तो गुड इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास में क्या है कि हमारे जो मतलब इंडस्ट्रीज है वो ग्रो हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, इन्फ्लेशन कम हो गया, कंट्रोल में आ गया, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का उसके अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। तो जो भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी उसके अंदर कुछ ना कुछ सुधार आया, वही हमारे पास में गुड इफेक्ट्स बन गए। बैड इफेक्ट्स के अंदर क्या आ रहा है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को तो पूरा ही नेग्लेक्ट कर दिया, पूरा नेग्लेक्ट हो गया। गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, सब्सिडीज जो देती थी वो बंद कर दी, इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट के भी कम हो गए, तो उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ गई। ठीक है, सबसे पहला तो क्या आ गया, हमने नेग्लेक्ट कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर भी स्लो ग्रोथ हो रही है। स्लो ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका डी रिजर्वेशन कर दिया, तो फॉरेन कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन आया, उसकी वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो उस कंपटीशन को क्या करी, वो सहन ही नहीं कर पाई, इसकी वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ा इंडस्ट्री को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया था, स्लो ग्रोथ होने लगी थी। तीसरा हमारे पास में आता है कि अर्बनाइजेशन जो था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड ही था उस वक्त भी। मतलब क्या हो रहा था कि जो भी ग्रोथ हो रही थी, जो एमएनसीज आ रही थी, वो अर्बन एरियाज के अंदर ही आ रही थी, रूरल एरियाज के अंदर कोई भी नहीं आ रहा था। इसकी वजह से हमारे पास में यहाँ पे इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म और सोशल ड्यूअलिज्म आ गया। इकोनॉमिक और सोशल ड्यूअलिज्म का मतलब क्या होता है कि दो तरह की इकोनॉमी होने लगी। मतलब रूरल सेक्टर के अंदर अलग तरह का चल रहा है सारा सिस्टम, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी वगैरह, और अर्बन एरियाज के अंदर काफी अच्छा, क्योंकि एमएनसीज वगैरह आ गई। सोशल ड्यूअलिज्म का मतलब क्या होता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात करते हैं। जो रूरल एरियाज है उनके पास में काफी अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, रहने का और सब कुछ बहुत अच्छा होने लग गया, और अर्बन एरियाज के अंदर काफी अच्छा होने लगे, और रूरल एरियाज के अंदर क्या है, अभी भी वो लोग काफी पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास में एमएनसीज के आने की वजह से हुआ। एक हमारे पास में यहाँ हो गया इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। उसका मतलब क्या होता है कि हम एमएनसीज के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए। ये जो LPG पॉलिसी एमएनसीज को भी काफी ज्यादा फायदा देती है। ठीक है,
तो इंडिया जो है पूरी तरीके से एमएनसीज के ऊपर ही क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में था स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर्स है, जो भी है, अभी इंडिया के अंदर क्या होने लगे, इंडिया क्यों ऑल ओवर वर्ल्ड ही क्या होने लगे है कि हम लोगों को कोई चीज नहीं चाहिए, बट फिर भी सिर्फ लाइफस्टाइल हमारी अच्छी दिखे, उसके चलते हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसे खर्चे कर देते हैं जिनकी सच में जरूरत ही नहीं होती। अब उन खर्चों को करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, या तो बोरो करके खर्चे कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चे कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से गलत है। ये हमारे पास में क्या हो रहा है ना, एक अलग ही चीज शुरू हो रही है। मतलब हम उन सब चीजों पे खर्चा कर रहे हैं जिनकी सच में हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम वो खर्चा नहीं भी करेंगे तो भी इजीली लाइफस्टाइल हमारी बहुत अच्छी रह जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा था, जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई थी, मतलब जो भी टैक्स रिफॉर्म्स लेके आई थी, पहली चीज तो रेट्स कम कर दी ताकि क्या हो, रेट्स कम कर दी ताकि टैक्स इवेजन कम हो। दूसरा टैरिफ्स कम कर दिए, और जो इंडस्ट्रीज थी उनको कंसेशन देने लग गए, इंसेंटिव्स देने लगे। तो उसके चलते क्या हो रहा था, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू वो काफी कम हो गई। और जो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट्स किए थे वो भी क्या हो रहा था ना, काफी हद तक कई बार ऐसा हो जाता है कि कम वैल्यू पे गवर्नमेंट को सेल करना पड़ गया, तो अंडर वैल्यू पे सेल कर दिया। दूसरा जो सेल किया उससे जो पैसा आया उसको शॉर्टेज में लगाया, जो भी खर्चे करती है गवर्नमेंट उसमें लगाया, ना कि दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ताकि उसकी वजह से क्या हो जाए, हमारे पास में दूसरी तो प्रॉफिट में, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। वो जो पैसा आ रहा था उसको हम शॉर्टेजेस में लगा रहे थे। ठीक है, और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो कुछ रेवेन्यू जो पूरे साल में कुछ इनकम जनरेट करके देती, वो भी क्या हो गया, बंद हो गया, उनको सेल कर दिया उसके बाद में। ठीक है, तो एक तरीके से ये गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। एक इसके अंदर हुआ था लॉप साइडेड ग्रोथ। लॉप साइडेड ग्रोथ का मतलब होता है वन साइडेड। यहाँ पे आईटी फोकस्ड ग्रोथ थी, एग्रीकल्चर जो था, फार्मिंग जो था, उसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट ही किया गया था। ठीक है, ये हमारे पास में पूरा हमने डिस्कस कर लिया। जो हमारे पास में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस था वो भी, क्या क्या हमारे पास में 5 ईयर प्लान थे, क्या गोल्स थे, उसके बाद में क्या हमने रिफॉर्म्स लिए, उसके बाद में क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 के अंदर, पूरा हमने डिस्कस कर लिया। दैट्स इट। यहाँ पे आपके चारों चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो चुके हैं। मैं आपसे यही बोलूंगी कि जो क्वेश्चंस है आप एक बार क्वेश्चन जरूर देखिएगा। क्वेश्चंस के बिना वहां पे एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको किस तरीके से आंसर देना है। इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। दैट्स इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।